नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु ठाकुर बैस, प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र। मैं आज आपको डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। डीएनए एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो सिवाय बॉटनी के केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस और अन्य जगह पे भी ये सुनने मिल जाता है। तो आज मैं आपके साथ डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी 1896 में मिशर नामक वैज्ञानिक ने इसको पस सेल से आइसोलेट किया था। बाद में उन्होंने इसको सेपरेट किया एज एन एसिडिक मॉलिक्यूल और इसको उन्होंने प्रोटीन के साथ सेपरेट किया और उसको नाम दिया न्यूसिलिन। उसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम की वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की विधि द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और फाइनली जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि डीएनए मिलता कहाँ है। हम सब जानते हैं डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बल्कि कहना चाहिए सारे लिविंग सेल्स में मिलता है। ये यूजुअली न्यूक्लियस में पाया जाता है, मगर इसके अलावा पौधों में ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमको मिलता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली डीएनए में 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा कंपोनेंट होता है शुगर, तीसरा होता है बेसिस। तो पहला कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हमेशा फॉस्फोरिक एसिड से हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है ये 3 रखते हैं, इसलिए हम उसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 3 मॉलिक्यूल के रूप में सम्मिलित होगा। और डीएनए की असेंबली या आरएनए की असेंबली को हम जब फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और बेस के साथ मिला के पढ़ते हैं तो इस असेंबली को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड में से एक कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप हटा दें तो ये असेंबली जिसमें सिर्फ शुगर हो और बेस हो तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिकली डीएनए में पॉलीमर मिलते हैं हमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के। टाइड मतलब जिसमें फॉस्फेट ग्रुप हो, शुगर हो और बेस हो। अब स्क्रीन पे आप बच्चों देखेंगे कि मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का आपको पिक्चर वाइज आपको असेंबली समझाई है। टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड न्यूक्लियोटाइड है जिसमें बीच में शुगर है जो 5 कार्बन दिख रही होगी। 5th कार्बन ऊपर लगा जिससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। 1st कार्बन से बेस जुड़ा है। तो बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे। देखिए 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। दूसरा कंपोनेंट आता है शुगर। शुगर जो डीएनए आरएनए में उपस्थित होती है वो हमेशा 5 कार्बन शुगर होती है। इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। इसका बायोकेमिकल नेम हम बोलेंगे तो राइबोस शुगर बोलेंगे। और इसी राइबोस शुगर के कारण हम इसको डीएनए का नाम जो अधिकतर बच्चे गलत बोलते हैं, इट इज नेवर डीओऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है जहां डीओऑक्सीराइबोज लिखा है शक्कर में, वहां रेड कलर से 2nd नंबर ऑफ कार्बन में H ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और राइबोज शुगर में 2nd नंबर ऑफ कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब डीओऑक्सीराइबोज शुगर बनती है तो 2nd कार्बन पे जो H ग्रुप, OH ग्रुप है उसमें से डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन ग्रुप को हटा दिया जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 2-डीओऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आई होप आप ये नाम याद रखेंगे। डीएनए का पूरा नाम है 2-डीओऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका कारण भी आप जान गए होंगे कि शुगर में, डीएनए की शुगर में 2nd नंबर ऑफ कार्बन पे
OH की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित रहता है, और यही मेजर डिफरेंस होता है RNA और DNA में। अब इसके असेंबली में तीसरा पार्ट आता है बेसेस। बेसेस दो तरह के होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन हो सकते हैं, पिरामिडिन हो सकते हैं। जो प्यूरिन बेसेस हैं जिनकी स्पेलिंग बड़ी है उसका स्ट्रक्चर हमको कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, और जो पिरामिडिन है जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसका छोटा मिलेगा। तो जो प्यूरिन बेसेस होते हैं वो हीट्रोसाइक्लिक होते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एडेनिन एंड ग्वानिन है, एक 6 कार्बन रिंग दिख रहा है और उसके साथ दूसरा रिंग दिख रहा है, इसको हम कहेंगे हीट्रोसाइक्लिक रिंग। ये यूजुअली होते हैं ग्वानिन और एडेनिन। एडेनिन का जो केमिकल नेम होता है या ग्वानिन का जो केमिकल नेम होता है उसको हम बोलते हैं 2-amino-6 ऑक्सी ग्वानिन, है ना। इसी तरह से एडेनिन का नाम होता है 6-amino एडेनिन, यानी 6 कार्बन में अमीनो ग्रुप लगा हुआ है एडेनिन के, और ग्वानिन के दूसरे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा है और 6 कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। पिरामिडिन और जो प्यूरिन होते हैं ये हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, मगर जो प्यूरिन होते हैं उसमें 9th नंबर का जो नाइट्रोजन होता है वो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन के साथ बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है, और इसी तरह से जो पिरामिडिन होते हैं उसका नाइट्रोजन नंबर 3 का कार्बन शुगर के साथ अटैच रहता है। अब हम देखेंगे कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ही क्यों पढ़ाया जाता है, तो आपको जान के थोड़ा अच्छा लगेगा, रोचक जानकारी है। वॉटसन एंड क्रिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की रचना की, और इस रचना में उनका सहयोग दिया था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने एक्सरे का उपयोग किया, एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। नहीं तो आज हमारे पास वॉटसन क्रिक के साथ रोजलिंड का भी नाम होता। मगर ये जो मॉडल था ये 1953 में प्रोड्यूस किया, और ये डे था बहुत इम्पॉर्टेंट डे था, ये था 7th March, डे वॉज सैटरडे, एंड 1953 व्हेन दिस मॉडल वॉज गिवन। इस मॉडल को हम बहुत नामों से जानते हैं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए बोलते हैं इनको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने सिंपली बताया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एक स्ट्रैंड पे 3 प्राइम, दैट इज नॉट इंच, दैट इज प्राइम, 3 प्राइम OH ग्रुप लिखा है, और दूसरी तरफ लिखा है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक सीधा चलता है, एक का डायरेक्शन ओरिएंटेशन उल्टा होता है, इसलिए एक स्ट्रैंड में हमको 5 प्राइम पे OH फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और 3 प्राइम पे हमको OH ग्रुप देखने मिलेगा। फिर वॉटसन एंड क्रिक के दूसरे मॉडल की खूबसूरती ये थी कि उन्होंने बताया कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनके बीच में देखेंगे आप बेसेस लगे हुए हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें बेसेस दिख रहे हैं ग्रीन ऑरेंज कलर के। इसमें एक स्ट्रैंड में एडेनिन है यानी प्यूरिन है, तो एक में पिरामिडिन होगा। कभी भी 2 प्यूरिन या 2 पिरामिडिन एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। ये बेस के असेंबली को ही हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो हमेशा डीएनए में हमको मिलता है एडेनिन थाइमिन के साथ मिलता है, और ग्वानिन साइटोसाइनिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कॉम्प्लीमेंट करता है, और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कॉम्बाइन करता है। ये एंटी पैरेलल संरचना की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर डीएनए में ये जो बेस पेयर होते हैं इनकी संख्या
पर टर्न पे फिक्स होती है। वैसे आपको देखा जाए तो बोलते हैं हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए में कि 10 ही बेस पेयर मिलेंगे एक पूरे टर्न में, मगर प्रैक्टिकली वो 10.5 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। मगर बुक्स में और सब जगह साइंटिस्ट वैलिडेट कर देते हैं कि 10 बेस पेयर ही मिलते हैं एक टर्न पे। अब ये जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, इनमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से जुड़ती है, बीच में तो फॉस्फेट बेसेस आ गए, बाहर की तरफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप्स एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनती है, क्योंकि हमको इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये संरचना गिर पड़ेगी। इस संरचना में आप देखेंगे डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह से एक पहली न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड का OH ग्रुप और दूसरी न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के द्वारा होती है। ये बेस अपने आप में एक दूसरे से 3.4 नैनोमीटर की दूरी में रहते हैं, यानी जैसे हम हाथ का पंखा देखते हैं ना, जब हाथ के पंखे को खोलो तो उसकी सारी लीव्स एक साथ खुल जाती हैं और वो एक साथ बंद होती हैं बिना टूटे हुए। बिल्कुल उसी कल्पना के अनुसार डीएनए में भी बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। डीएनए के बहुत सारे फॉर्म्स हमको प्रैक्टिकली देखने मिलते हैं। लैब में हम इनको मेंटेन कर सकते हैं जब हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को बढ़ा घटाते हैं। यूजुअली हम 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए बोलते हैं, वैसे 5 फॉर्म्स ऑफ डीएनए बताए गए हैं। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए के बारे में बता रही हूँ। एक तो है ए डीएनए, दूसरा है बी डीएनए, तीसरा है जेड डीएनए। ए और जो बी डीएनए ये दोनों ही राइट हैंड से कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। चूंकि इनकी राइट हैंडेड कॉइलिंग है ए और बी की, तो इसमें बेस पेयर देखिए मैंने लिखे हैं 11 और 10.5, तो 10 की जगह आप 10.5 की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं। जेड डीएनए में क्योंकि ये उल्टे हाथ से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमको एक प्रति टर्न में 12 बेस पेयर मिलेंगे। फिर जब हम अगर हेलिकल डायमीटर देखें तो डायमीटर हमको ए डीएनए का 2.6 नैनोमीटर दिखता है, बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं या 2 नैनोमीटर कह सकते हैं, और जेड डीएनए का 1.8 नैनोमीटर देता है। हेलिकल की लंबाई भी 2.6 नैनोमीटर में होगी, या अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 26 एंगस्ट्रॉम कहेंगे। बी डीएनए में 34 हम कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम, या 3.4 कह सकते हैं, और जेड डीएनए में हम 3.7 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जो शेप होता है वो ए का ब्रॉड होता है, बी का इंटरमीडिएट होता है और जेड का नैरो होता है। इसमें मेजर और माइनर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं जहां एंजाइम रिएक्ट करते हैं और रेप्लिकेशन और तमाम तरह की प्रोटीन सिंथेसिस की जानकारी या कार्रवाई होती है। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और अगर आपको इससे संबंधित या बॉटनी से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो तो आप बॉटनी विभाग में आ सकते हैं। और अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आगे हम फिर मिलेंगे और फिर एक नए टॉपिक के पे चर्चा करेंगे।